लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करके वापस लौट रहे हैं और जैसे विवेक बता रहे हैं वो डीएनए सैंपल्स जहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं ना, जो अलग से एक डेस्क बनाया गया है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे, लेकिन घायलों से उन्होंने मुलाकात कर ली और दोबारा सिविल अस्पताल से बाहर की तरफ निकलते हुए विजुअल्स अब से कुछ ही देर में हमें मिलने वाले हैं। लेकिन क्या बात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या निर्देश दिए? उड्डयन मंत्री वहां पर मौजूद है, गुजरात के गृह मंत्री वहां पर मौजूद है, इनफैक्ट गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहीं पर मौजूद है। और ये देखिए एनएसजी कमांडो बाहर की तरफ निकले, इसका मतलब ये कि अब मूवमेंट होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये बहुत ही ब्रीफ जो है बातचीत रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझिए वहां पर जितने भी लोग पेशेंट हैं वो सारे मरीज हैं, तो उनका हालचाल लेना और जितना तुरंत हो सके वहां से निकल जाना, यही वो सेंसिटिविटी है जिसकी उम्मीद हर किसी से की जाती है। इनफैक्ट मीडिया से भी यही उम्मीद की जाती है। और हम न्यूज़ 18 इंडिया के जितने भी सहयोगी हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, इस बात का पूरा और पुख्ता और खासा ख्याल रख रहे हैं कि हाँ, आप तक खबरें पहुंचानी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना है कि आप हर खबर से रूबरू रहे, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं। इंफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उनकी पर्सनल एंटिटी का, उनकी पर्सनल स्पेस का जो है उसका भी पूरा ख्याल रखना। और ये बाहर निकलती हुई तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा अपनी गाड़ी में बैठते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पीएम निकले सिविल अस्पताल से बाहर, आज भोर पहुंचे। कल अमित शाह पहुंच चुके थे, उड्डयन मंत्री भी यहीं पर ग्राउंड जीरो पर थे। लेकिन देखिए, गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता है। उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहां पर बिताई है, सियासी तौर पर भी, अपना बचपन भी, ये उनकी मातृभूमि है। हाँ, वो इस वक्त देश के मुखिया है, लेकिन आज भी जिसे कहते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड, वो आज भी गुजरात से जुड़ी हुई है। और वो पीड़ा आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल में दिखाई भी दे रही है। ये गुजरात में हुआ सबसे बड़ा हादसा है, 2020 के बाद ये सबसे बड़ा विमान हादसा है। और उस विमान का इस तरीके से क्रैश हो जाना, जिसके पास ट्विन इंजन है, पावरफुल ट्विन इंजन, दुनिया भर में बोइंग 787 या बोइंग के कुछ और, ये तो ड्रीम लाइनर कहा जाता है, ऐसे में दोनों इंजन फेल हो जाना, वो भी बस टेक ऑफ के वक्त। किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग का जो वो टाइम पीरियड होता है, वो सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसका ख्याल रखना होता है उड़ाते वक्त, कितना ही लर्नेड पायलट क्यों ना हो, वो ये जानता है कि 3 चीजें मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। इंजन फेलियर ना होने पाए, कोई टर्ब्यूलेंस ना होने पाए और बर्ड हिट ना हो। ये 3 चीजें अगर हो जाती है बस टेक ऑफ के फौरन बाद, या जब आप लैंड कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्लेन के साथ क्या हुआ, इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ? 3000 कह रहे हैं कि मीटर का जो है वो रनवे है। प्लेन वहां पर तेज गति से चलता और फिर टेक ऑफ करता। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल जो है वहां से निकल चुके हैं। अभी हमारे साथ अमित मौजूद है। अमित, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले पीएम मोदी का काफिला है वह निकला है सिविल अस्पताल में, और पीएम करीब हम यूँ कहें कि आधे घंटे तक इस अस्पताल में थे। यहाँ उन्होंने घायलों से मुलाकात की, स्टाफ से मुलाकात की, इसके अलावा अन्य लोगों से मुलाकात की। बहुत अहम है, देखिए जैसा कि आप भी कह रही थी रुबिका की, खुद पीएम मोदी जब तत्कालीन सीएम यहाँ पर हुआ करते थे, सिटी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, उन्होंने खुद इसका विकास किया था। और आज जब यह अपने टेस्ट पर है, तो आज उनको अहम निर्देश यहाँ बतौर पीएम रहते हुए आए हैं। इतने बड़े हादसे के बाद तो कैसे घायलों को तुरंत मदद पहुँचाई जाए, कैसे इलाज उनको मिले और कैसे शवों की शिनाख्त हो सके, इस बाबत महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आधे घंटे तक पीएम इसी अस्पताल परिसर में यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने संवाद किया स्टाफ से, मरीजों से और लोगों से। तो ये बेहद अहम यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। और जो आप एक बात और जिक्र कर रही थी कि एक शालीन ढंग से बिना किसी
हो हल्ला के या बिना किसी मूवमेंट के व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हो। उस दौरान महत्वपूर्ण चीज़ ये भी थी कि हमने यहाँ पर पीएम की विजिट के दौरान भी एम्बुलेंसेस को यहाँ पर आते देखा, जो अन्य मरीज को के इलाज को भी देखा डॉक्टर कर रहे थे बिना किसी व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हुए। जब पीएम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर संवाद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों का इलाज चल रहा है, जो लोग इस पूरे के पूरे काम में लगे हुए हैं, उनका मनोबल कितना बढ़ेगा। और अब उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद ही पीएम अहमदाबाद से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, ऐसा यह संभावित कार्यक्रम है। तो क्रैश साइट उन्होंने विजिट किया और उसके बाद अब यह यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में घायलों से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने। बहुत महत्वपूर्ण ये विजिट है। इससे अब आगे का क्या शेड्यूल रहने वाला है प्रधानमंत्री का, अमित? जी, संभवतः 10:30 से 11 बजे के आसपास पीएम मोदी वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है उनका। और लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण संदेश, महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वह पीएम मोदी ने यहाँ पर दिया है। और इसका असर ही ये था कि बहुत ही व्यापक स्तर पर डीएनए टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, विवेक जो कि कंट्रोल रूम दिखा रहे थे, दूसरा जो घायल जो आ रहे हैं उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना, तीसरा शवों की शिनाख्त होना, चौथा जो शरीर हैं, पार्थिव शरीर हैं, उनको उनके परिजनों को सौंपना, इस पूरी प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिए हैं। जी रुबिका। ओके, हमारे साथ विवेक मौजूद हैं। आप जिस कंट्रोल रूम की बात बता रहे हैं वहीं पर विवेक मौजूद है। विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल से जा चुके हैं। जैसा आगे का प्लान बताया जा रहा है कि पहले वो हो सकता है कि जितने भी अधिकारी हैं या सीएम हैं, गृह मंत्री हैं, बाकी जो मंत्री हैं, उनसे कुछ देर के लिए बात करें और उसके बाद निकले दिल्ली की तरफ। रूबिका, देखिए यहाँ पे जो अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही कि जो गुजरात के पूर्व सीएम थे विजय रूपानी जी, उनकी भी इस पूरे हादसे में वो भी हादसे का शिकार हुए हैं। उनके परिवार वाले से भी पीएम मोदी जाके उनसे मिल सकते हैं। हालांकि इनका शेड्यूल में नहीं है, लेकिन लोकल लीडर थे विजय रूपानी यहाँ के गुजरात के और पीएम मोदी के बहुत करीबी माने जाते थे। इतने बड़े हादसे में वो भी शिकार हुए हैं, तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी शायद उनके घर पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो विजिट थी उनकी ऑफिशियल विजिट थी। सबसे पहले वो क्रैश साइट पर गए, उन्होंने जाँच की, उन्होंने पूरा जायजा कि क्या हुआ होगा एग्जैक्टली। उसके बाद वो हॉस्पिटल से आए, उन्होंने यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे का समय बिताया, जो पीड़ित थे उनसे मिले, उनके हालचाल जाने और फिर डॉक्टर से सारी डिटेल जाने कि आखिरकार क्या स्टेटस होता है, डीएनए सैंपल कितनी जल्दी आता है, कितनी रिपोर्ट कितनी जल्दी आता है, ताकि पीड़ित परिवार को कोई भी कम से कम तकलीफ हो। क्योंकि देखिए 72 घंटे का रूपये का समय बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब आपके परिवार का कोई बहुत करीब खो जाता है तो उनके लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत भारी होता है। 72 घंटे नॉर्मल अगर डीएनए टेस्ट की बात करें तो उसमें 4-5 दिन का समय लग सकता है, लेकिन ये सरकार का बड़ा आदेश है कि 72 घंटे के अंदर अंदर सारे डीएनए सैंपल की रिपोर्ट है वो सबको मिलनी चाहिए। तो पीड़ित परिवार के लिए 72 घंटे मतलब बहुत लंबा समय उनके लिए होगा। इसलिए सरकार ने यहाँ पर पूरी व्यवस्था की हुई है ताकि जो पीड़ित परिवार आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उनको साफ तौर पर कहा गया किसी चीज़ की भी अगर परेशानी होगी आपको तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी, चाहे पुलिस की बात करें या अहमदाबाद प्रशासन की बात करें, उनके सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूँगा, देखिए चारों तरफ देखिए अहमदाबाद की पुलिस मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं और साथ ही साथ जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं कि ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि पीड़ित परिवार के जो 72 घंटे का समय है वो किसी पहाड़ से कम नहीं है। वो 72 घंटे के बाद ही जो रिपोर्ट्स है वो बाहर आ पाएगी, जिसके बाद जो पीड़ित परिवार है, जो अपनों की जो बॉडीज़ हैं, अगर डीएनए सैंपल मैच होते हैं तो वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिर जो बॉडीज़ है वो उन रिलेटिव्स को दिए जाएंगे। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है और साफ तौर पर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये भी बताइए ना कि डीएनए सैंपल्स की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है, क्योंकि हम वो तस्वीरें हम दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं, बड़ी सेंसिटिव तस्वीरें हैं। एक साल के बच्चे में और 60 साल के बुजुर्ग में जिस तरीके से बॉडीज निकली थी उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो रहा था, अंतर आप नहीं कर पा रहे थे। दे वर चार्ड, मतलब पूरी तरह से जल चुके थे।
बिल्कुल सही कहा रूबिका। देखिए, जब भी इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं या फिर जो क्रैश साइट होते हैं या बड़े प्लेन क्रैश होते हैं, तो उसमें जैसे हमने पहले ही बताया था कि लेमन की भाषा में इसको बताया जाए कि जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल होते हैं उससे तकरीबन 100 गुना ज़्यादा हाईली इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील देश होते हैं जेट फ्यूल काफ़ी लाइट होते हैं और बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। अगर ये ब्लास्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी तादाद में होता है और इसमें जो बचने की जो चांसेस वो बहुत कम रहती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो एक ड्रीम लाइनर है 787 जिसमें 242 लोग मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात ये थी कि उसमें फ्यूल वेस्ट नहीं हुआ था, फ्यूल जला नहीं था। ये जस्ट टेक ऑफ हुआ था अहमदाबाद एयरपोर्ट से और महज 40 सेकंड के अंदर ये क्रैश हो जाता है। यानी कि जो फ्यूल टैंक था रूबिका पूरी तरह से भरा हुआ था। जो 18,000 किलोमीटर का सफ़र उस जहाज़ को तय करना था अहमदाबाद से लंदन के। तो फ्यूल टैंक ऑब्वियसली जब एसओपी होती है, जब भी जो लॉन्ग रूट के फ्लाइट्स होते हैं उसमें पूरे फ्यूल की मात्रा देखी जाती है कि इतनी फ्यूल में वहाँ पहुँच जाएगा। एक्स्ट्रा फ्यूल इसलिए रखते हैं एविएशन में ताकि गो अराउंड हो या फिर कोई इमरजेंसी हो जाए। साइट पर मेरे दोनों और सहयोगी, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। विवेक, उनका भी रुख करते हैं, मोनिका भी है और अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोनिका, आप जहाँ पर मौजूद हैं, क्या अगल बगल की तस्वीरें और साथ में अब तक आपको क्या इन्फॉर्मेशन शुरुआती जांच की कुछ हासिल हो पाई है? कुछ एक्सपर्ट से अगर आपने बात की है, कुछ चश्मदीदों से आपने बात की है, क्या जानकारी मिली है मोनिका? बिल्कुल, देखिए रूबिका, मैं अभी क्रैश साइट पर ही मौजूद हूँ। सुबह यहाँ पर फॉरेंसिक टीम ज़रूर पहुँची हुई थी क्योंकि देखिए अब ये जांच होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर फॉल्ट कहाँ पर है। अच्छा, कुछ एसडीआरएफ के यहाँ पर लोग जो है वॉलंटियर्स हैं, मैं इनसे भी जान लेते हैं कि क्या पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है आप लोग वहाँ पर। अच्छा, एक मिनट, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 2 मराठी हैं, इनको पकड़ा हुआ है। कुछ कल से कितनी बॉडीज आप लोगों ने भी निकाली? हाँ, निकाले, पर टोटल नहीं किया। अच्छा, टोटल नहीं किया। अच्छा, आज सुबह भी कुछ निकाला कोई बॉडी? अभी नहीं, अभी बुलाया नहीं अंदर। अभी बुलाया नहीं। अभी अंदर कौन सी टीम्स मौजूद है? अभी कोई नहीं अंदर, कोई भी मौजूद नहीं है अभी। अच्छा, और अभी कोई अलग से दिशा निर्देश आपको दिए? अंदर एनडीआरएफ की टीम्स मौजूद है, हमने देखा था सुबह। अभी किसी को निर्देश नहीं दिया। किसी को कोई निर्देश नहीं दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा खत्म हो चुका है? सब कुछ क्लियर हो चुका है? मलबा है अंदर, मलबा है अभी वहाँ पर। अभी वापस बुलाएंगे तो। अच्छा, और जो प्लेन का टेल था और जो विंग्स है अभी अंदर ही है? हाँ, वो अंदर ही है, अभी अंदर ही है। तो रूबिका, देखिए ये एसडीआरएफ की टीम्स हैं, कुछ और जो टीम्स हैं अभी फिलहाल अंदर मौजूद हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मलबा जो है अभी बचा हुआ है। हालांकि थोड़ी देर में शायद इस पूरी क्रैश साइट को सैनिटाइज भी कर लिया जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन ये एसडीआरएफ के कुछ तमाम लोग थे जो कल से यहाँ पर लगे हुए हैं, दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं, हॉस्पिटल से भी वो निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल यहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है तमाम कमांडोज की हमें नज़र आ रही है। थोड़ी हलचल यहाँ पर बढ़ी हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये वही साइट है जहां पर फिलहाल टेल और जो विंग्स हैं वो इसी बिल्डिंग में मौजूद है। ये बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद कल रात से हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिफरेंस क्लियरली देख पाएंगी। देखिए जो पीछे आपको दिख रहा है बिल्डिंग का, वो आप अपनी बात जारी रखिएगा। उससे पहले बस दर्शकों को ये बता देती हूँ कि जब वो क्रैश साइट पर जहां पर आप मौजूद हैं और अरुण मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे, ये देखिए ये वो उस बिल्कुल बगल वो जो बिल्डिंग थी जहां पर इस प्लेन ने क्रैश किया था, उस बिल्डिंग पर हर्ष सांघवी गृह मंत्री गुजरात के उनको बता रहे हैं कि कैसे प्लेन उनको जो ब्रीफ किया गया था वही ब्रीफिंग वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे थे। ये देखिए सारी पूरी की पूरी बिल्डिंग्स और हर बिल्डिंग का जायजा प्रधानमंत्री ने जाकर खुद लिया है। ये वो इलाका था, एक तो मेस था और एक रेजिडेंशियल इलाका था जहां पर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र रहते थे। और ये देखिए उड्डयन मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उड्डयन मंत्री नायडू भी हैं, वो देखिए पीछे भूपेंद्र पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ कुछ अधिकारी जो है डिटेल में चर्चा करते हुए आपको दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी साइट पर पहुंचे जहां पर ये हादसा हुआ था, जहां ये एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर प्लेन टुकड़े टुकड़े होकर क्षतिग्रस्त हुआ और उसके बाद सवाल करते हुए हर्ष सिंघवी जो है वो डिटेल में चर्चा करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए सारे मुख आप देखिए, जितने भी चेहरे वहां पर मौजूद हैं वो सब के सब दुखी दिखाई दे रहे हैं। ये हादसा ही ऐसा था और फिर जो कुछ भी उड्डयन मंत्री को और
गुजरात के गृह मंत्री को जानकारी थी, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा करते हुए। और ऐसा कहा भी जाता है कि पीएम अक्सर जब किसी भी जगह का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो वहां मौजूद सबसे वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर लेते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो वहाँ का कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी हो, चाहे वो वहाँ का मंत्री हो, चाहे वो वहाँ का पार्षद हो। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए, कोई एक नहीं था जो उन्हें ब्रीफ कर रहा था। आप अलग अलग मौकों पर अलग अलग लोगों को, प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए देखेंगे। एक जगह हर्ष सांघवी है, एक तरफ उड्डयन मंत्री है, एक तरफ एक अधिकारी है जो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, एक तरफ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको उन्हें ब्रीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब वो जो पूरा इलाका है जहां पर ये एक विजय कैंटीन है, उसी के बगल में ये 3-4 बिल्डिंग्स हैं जहां पर डॉक्टर्स रहते थे, मेडिकल छात्र रहते थे। और वहीं पर एक मेस भी है, यानी कैंटीन है। और जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ ना, वो टाइम आप जानते हैं 1:39 पर टेक ऑफ किया था और 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो जाकर इस इलाके में क्रैश कर जाता है। तो वो टाइम होता है खाने का, और कैंटीन में कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे डॉक्टर्स उस वक्त भोजन कर रहे थे, तभी ये प्लेन क्रैश हुआ। एक हिस्सा जो टेल वाला, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खड़े हुए ऊपर देख रहे हैं, वो टेल वाला हिस्सा है, वो पूरा का पूरा इंटैक्ट है, जो अरुण बता रहे थे। और अरुण वहीं पर मौजूद है। अरुण, आप वहीं पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा वहां पर पहुंचे और वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। देखिए रूबिका, कल हर्ष सांघवी की बात आप कर रही थी, कल देर रात तक वो यहीं थे, अधिकारियों के साथ थे, सीपी यहाँ थे, पुलिस के आला अधिकारी थे। चूंकि वो गृह मंत्रालय संभालते हैं तो पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ था, सारी जानकारी उनके पास थी। आज प्रधानमंत्री को उन्होंने भी ब्रीफ किया और सीनियर ऑफिशियल्स ने भी ब्रीफ किया। जो मैं आपको बता रहा था, जब विमान रनवे पे एक जो नियमित उसकी जितनी ज़रूरी स्पीड होती है, जब वो पा लेता है तो थ्रस्ट पैदा किया जाता है, और थ्रस्ट के बाद ही जो नोज़ है वो ऊपर की तरफ उठती है, और उसके बाद वो फिर ऊंचाई क्लाइंबिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। रूबिका, जो प्रत्यक्षदर्शियों से कल हमने बात की थी, जो एक्सपर्ट से बात की थी, उनका कहना था कि थ्रस्ट ही नहीं मिल पाया उतना जितना ज़रूरी होता है किसी विमान को ऊपर तक ले जाने और क्लाइंबिंग तक पहुँचाने में। उसी वजह से डिसबैलेंस हुआ था और विमान लहराता हुआ जो फर्स्ट इंपैक्ट साइट जहां पे आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री की तस्वीरों का जिक्र कर रही हैं, वहां पे टेल अभी भी फंसी हुई है और पूरी तरह से सुरक्षित है टेल, उसमें कोई आग नहीं लगी। लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा था, फ्यूल टैंक 1,25,000 लीटर शोधित, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल होता है वो इस्तेमाल होता है, जेट फ्यूल जिसको कहते हैं, और उसमें आग लगी जब, तो वो फ्यूल जहां जहां भी गया वो आग लेके गया, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो गाड़ियां हो। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त तस्वीरें, देखिए यहाँ पर अब जो है एनडीआरएफ के लोग ज़्यादातर यहाँ से जा चुके हैं, कुछ टीमें अभी भी हैं, लेकिन ये जो पूरा जला हुआ आप जो बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा सैनिटाइज किया जा चुका है। लेकिन जो पहली बिल्डिंग थी वहाँ से लेके यहाँ, रूबिका, इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त था, विमान कितना बड़ा था, हादसा कितना बड़ा था, लगभग 200 से 250 मीटर के बीच कुछ नहीं बचा है। बिल्डिंग खड़ी है लेकिन शीशे टूट गए हैं, खिड़कियां जल गई हैं, एसी जल गए हैं, पेड़ जल गए हैं, उनके पत्ते जल रहे थे फ्यूल की वजह से, जो जेट फ्यूल होता है उसकी वजह से। ऐसे में जो शवों की हालत है वो बहुत ही खराब हालात में है। और आपको एक बात बताऊं रूबिका, अगर आप समय दें, 2010 में मैंगलोर में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें मैं गया था। वहाँ पे सबसे मुश्किलें आ रही थी कि बॉडी जितना ज़्यादा जल जाती हैं कि उनका डीएनए सैंपल ले पाना ही बहुत बड़ी चुनौती होती। मैंने देखा था मॉर्चरी में जाके, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों में लोगों के रिमेन्स रखे हुए थे, बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। ज़्यादातर लोग केरल कासरगोड के इलाके के थे, वो कवरेज मैंने की थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ डीएनए सैंपल उनके परिजनों के तो ले लिए जाएंगे, लेकिन जो शव बहुत ज़्यादा जल गए हैं उनके डीएनए सैंपल लेके उससे मैच कराना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहचान करना मुश्किल है किसका कौन सा अंग है। कल रात में 10 बजे के आसपास जो मैंने देखा था, एक शव जो लाइव के दौरान ही बरामद हुआ था और हमारे कैमरा पर्सन कमल देव ने दिखाया था, सिर्फ पैर का एक हिस्सा मैं देख पाया पूरी बॉडी में। तो ये इस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। जांच रिपोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन जो चुनौतियां हैं मुख्य वो ये कि 241 लोग जो प्लेन में थे और बाकी लोग जो इस हॉस्टल में थे,
उनके जो रिमेन्स हैं वो उनके परिजनों तक पहुंचे, सम्मानपूर्वक उनके धर्म के फेथ के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, अंतिम क्रिया कर दी जाए, ताकि कम से कम दुर्भाग्यवश जो कुछ हुआ उसके बाद परिजनों को थोड़ा सुकून मिले कि उनके अपने सही सलामत नहीं सही, लेकिन उनकी याद कम से कम उनके पास है, जहां भी जिस तरीके से भी धार्मिक संस्कार वो करते हैं। तो ये चुनौतियां आएंगी, और ये चुनौतियां वहां भी आई थी। मैंगलोर में भी कई हफ्ते कई महीने तक कुछ जो शव थे उनके डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए, और आखिर एक डीएनए सैंपल एक शव पर कई लोग दावे कर देते हैं, कुछ अंगूठी देख के, कुछ अगर इस तरह की के शव होते हैं तो ये चुनौतियां आने वाली है। प्रशासन के सामने पूरी व्यवस्था है। अब तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा 2010 के मुकाबले उन्नत है, और कल गृह मंत्री ने खुद कहा था कि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास लैब्स हैं, हमारे पास पर्याप्त संख्या में लोग हैं कि जो सारे डीएनए सैंपल यहीं अहमदाबाद में मैच कर लिए जाएंगे। उसके लिए किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि सारे परिजन 241 लोग जो प्लेन में थे और बाकी जो लोग जूनियर डॉक्टर्स या एमबीबीएस डॉक्टर्स इन छात्रावासों में रह रहे थे, कैंटीन में खाना खा रहे थे, जिनकी जान चली गई है, जो अभी भी गंभीर हालत में है, जिनका इलाज चल रहा है, उन सबको उचित व्यवस्था मिले, परिजनों को कम से कम उनके प्रियजनों के रिमेन्स मिल जाएं और सही रिमेन्स मिल जाएं। ये चुनौती अभी बनी हुई है। रूबिका, तो ये अरुण आपको देखिए डिटेल जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया डेल में ब्लैक बॉक्स मिलने से लेकर, और आपने सुना कि वो जो 2020 वाला हादसा हुआ था वहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही थी। यहाँ भी एक अलग चैलेंज है, और इसीलिए कंट्रोल रूम बनाया गया जहाँ पर विवेक मौजूद है। अमित भी हमारे साथ है। अमित, प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल से निकल चुके हैं, उसके बाद अब कुछ तस्वीरें शायद वहां से भी हमें मिलेंगी। क्या डॉक्टरों से आपकी किसी तरह की कोई बातचीत इस बीच हो पाई है? मुझे पता है वक्त बड़ा कम है, आप वहां लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अगर कोई आपके पास कोई सूचना आई हो। जी बिल्कुल, हमारी पूरी नज़र है यहाँ पर अस्पताल में क्या क्या हो रहा है रूबिका, हम तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो पोस्टमार्टम हाउस है और यहीं पर यह पार्थिव शरीर के जो रिमेन्स हैं वो रखे गए हैं, और जैसे जैसे डीएनए से